अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका अच्छी तरीके की इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कलिका अच्छी तरीके के समाजी साइंस की 8वीं जमात माफ़ कीजिएगा 7वीं जमात के सबक को हल करेंगे। तो 7वीं जमात का हमारा सबक है 11वां सबक, अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में ज़राअत पर होने वाले असर। इक्तिसाबी मासिल हमारा क्या है, ज़राअत के शोबे में अंग्रेजी दौर हुकूमत में हुए असरात की वजाहत करना है बच्चे। इस तहत मालूमात की को हासिल करना है। तो चलो देखें, तकरीबन 3 सदी पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। तो अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के आम लोगों, किसानों और ताजिरों पर ज्यादा लगान वसूल करने का प्लान किया और इस लगान वसूल करने के लिए जुल्म सितम किया। तो इसलिए क्या है, महसूल अदा ना करने पर सख्त सजा दी जाती थी। इसका बहुत ज्यादा असर क्या है, ज़राअत पर मुनसर लोगों पर पड़ा, यानी किसानों पर पड़ा। तो किसान अपनी जमीन में फसल की पैदावार हो या ना हो, किसान क्या है, अपनी जमीन में फसल की पैदावार हो या ना हो, ज्यादा बारिश होने पर फसल के नुकसान या कहत सारी के मौसम में भी फसल नुकसान होता है। ऐसे मौके पर या इन मौकों पर भी क्या है, अंग्रेजों के तय करदा यानी जो उन्होंने फिक्स किया है महसूल को अदा करना था। लगान क्या है, कंपल्सरी देना था, ये उनका उसूल था। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में 3 अहम माल गुजारी निज़ाम यानी माल को जमा करने के निज़ाम जारी किए। तो उनमें सबसे पहले आता है 1793 में जारी करदा मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम। हाँ, इस निज़ाम के मुताबिक देखो, ये नाम से ही जमींदारों को मालिक बनाकर काश्तकारों को रैयत तस्लीम किया, यानी जमीन का मालिक जमींदार था यहाँ पर मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम में। हाँ, रैयत क्या है, उनके यहाँ काम किया करता था। इस तरह काश्तकारों को उनके रिवायती हक से दूर करने का काम किया। यानी काश्तकार जो थे जमीन के मालिक, उनके हक छीन कर क्या है जमींदारों को दिए गए। काश्तकार ने रैयत अदा किए हुए महसूल में, यानी किसान जो महसूल अदा करता था उसमें, उसको 11 हिस्सों में तकसीम करके 10 हिस्से कंपनी को देते थे। कौन है, जमींदार 10 हिस्से कंपनी को दिया करते थे और क्या है, एक हिस्सा खुद ही रख लेते थे। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुस्तान के जमींदार भी क्या है, किसानों से महसूल वसूल करके अपना हिस्सा भी वसूल करने लगे, कंपनी के साथ साथ अपना हिस्सा भी। दीगर वजूहात के लिए महसूल में इजाफा हुआ करता था। तो ऐसे मौकों पर ज्यादा महसूल खुद रख लेते थे। कौन, जमींदार। अगर सही वक्त पर लगान महसूल अदा ना किए जाते, तो अगर किसान सही वक्त में लगान को अदा ना करता तो जमीन को नीलाम किया जाता था। नीलाम करके वो जमीन दूसरे शख्स को दी जाती थी। इस तरह से क्या है, ये मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम था। उसके बाद आगे आते हैं, उस दूसरा और एक आता है 1820 में। इसको मेंदो, सर थॉमस मेंदो नामी शख्स ने, मद्रास का गवर्नर था जो, गवर्नर बनने के बाद उसने क्या है, जमींदारी निज़ाम के बदले रैयत वाले निज़ाम को जारी किया उसने। ये निज़ाम क्या है, मद्रास मुंबई के इलाकों में, आसाम और कोडगु इलाकों में जारी किया गया, जो जुनूब और जुनूबी मगरबी हिंदुस्तान में जमींदारी ना होने की सूरत में रास्त तौर पर काश्तकार के साथ जमीनी महसूल का मुआहिदा करके जमीन की पैमाइश करके उस पर महसूल मुकर्रर करने का निज़ाम जारी किया। यानी यहाँ पर क्या किया गया, इस मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम में काश्तकार, ये रैयत जो है, ये जमींदार को महसूल देता। ये जमींदार क्या है, लेकर अंग्रेजों को महसूल देते, अंग्रेजों को। इस तरह से था। लेकिन यहाँ पर रैयत वाले निज़ाम में क्या था, बराह रास्त काश्तकार क्या है, अंग्रेजों को क्या है, महसूल अदा करते हैं।
यहाँ पर क्या है, महसूल अदा करने के लिए क्या है, ज़मीन की पैमाइश की जाती थी, उसके ऊपर क्या है, महसूल वसूल किया जाता था। महसूल ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन में काश्त ना की जाने जाए तो उसे बंजर ज़मीन करार दी जाती। जिस ज़मीन में काश्तकारी नहीं की जाती उसको बंजर करार दिया जाता। इस निज़ाम में काश्तकार ही ज़मीन का मालिक था। यहाँ पर ज़मींदार ज़मीन का मालिक था, यहाँ पर काश्तकार ज़मीन का मालिक था। इन्हें ज़मीनी महसूल नकद अदा करना पड़ता। नकद सूरत में क्या है, कंपनी को महसूल अदा करना पड़ता। इसके बाद आए विलियम बेंटिंक नामी शख्स ने क्या है, गंगा के मैदानी इलाकों, शुमाल जनूब हिंदुस्तान और वस्त हिंदुस्तान के इलाकों में क्या है, एक नया निज़ाम जारी किया जिसको महलवारी निज़ाम के नाम से जाना जाता है। ये महलवारी निज़ाम क्या है, ज़मींदारी और रैयतवारी इन दोनों निज़ाम का मजमुआ है। इन दोनों निज़ामों का यहाँ एक से ज़्यादा देहातों को मिलाकर एक महल कहकर पुकारा जाता है। जमींदारी निजाम में सिर्फ एक देहात था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा देहात मिलाकर क्या है, उसको महल के नाम से पुकारते थे। वहाँ के इलाके जिम्मेदार शख्स से महसूल का मुआहदा किया जाता था। जो जिम्मेदार शख्स था उस इलाके का, उससे महसूल का मुआहदा करते थे, और वो महलवारी निजाम का लीडर था। जिस तरह से वहाँ पर जमींदार था, यहाँ पर जिम्मेदार शख्स था। महल की बुनियाद पर महसूल मुकर्रर किए जाते थे। जमीन की मिल्कियत का मालिक किसानों को दिए जाने के बावजूद, यानी यहाँ पर जमीन का मालिक किसान था, उसके बावजूद भी मुस्तकिल मालिक नहीं होता था। मुस्तकिल जमीन का मालिक किसान नहीं था, मिजाजी तौर पर किसान था, लेकिन हकीकी तौर पर क्या है, जिम्मेदार शख्स मतलब जमींदार ही था। जमीन की जरखेजी की बुनियाद पर यकसा महसूल मुकर्रर किया गया था। गांव के जिम्मेदार शख्स महसूल इकट्ठा करके अदा करते। यहाँ भी क्या है, जिम्मेदार शख्स क्या है, किसानों से महसूल इकट्ठा करके कंपनी को देते। इस निजाम में गांव को जिम्मेदार शख्स ही हकीकी तौर पर जमींदार था। देखो, जो जिम्मेदार शख्स था क्या हकीकी तौर पर जमींदार था। ये क्या है, तीनों अंग्रेजों के दौर हुकूमत में जारी करदा महसूली निज़ाम है। ये उसूल नए नजर आते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर क्या है, ये नए नहीं है। इनके से पहले आने वाले बादशाह शेर शाह सूरी, हिंदुस्तानी बादशाह शेर शाह सूरी और अकबर के जरिए ये जारी किए गए थे। ये निज़ाम शेर शाह सूरी और अकबर के दौर में अवामी दोस्त के तरीके पर थे, अवामी दोस्त के तरीके पर। लेकिन इसमें तब्दीली लाकर अंग्रेजों ने क्या किया, इसको कंपनी दोस्त बनाकर उसको जारी किया। यानी अवामी दोस्त यानी अवाम को फायदा पहुंचाने वाले तरीके थे, लेकिन कंपनी वालों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसको अपना दोस्त आदमी अपने को फायदा जिस तरह से पहुंचता है उस तरह से उस निजाम में तब्दीली लाई। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसके बाद हमें आगे क्या है, चंद इक्तिसाबी सरगर्मियाँ दिए गए। तो चलो उन इक्तिसाबी सरगर्मियों को देखेंगे। सरगर्मी क्या है, यकसानियत और फर्क को जानना है, पहचानना है। रैयतवारी, जमींदारी, महलवारी निजाम के दरमियान यकसानियत और फर्क की फहरिस्त बनाएं। तो चलो हम सबसे पहले क्या है, इनके यकसानियत को जानेंगे। रैयतवारी, जमींदारी और महलवारी। किसान अपनी ज़मीन में फसल की पैदावार हो या ना हो, ज़्यादा बारिश होने से, फसल के नुकसान होने पर या कहद साली हो, तब भी अंग्रेजों को तय करदा महसूल अदा करना पड़ता। इन तीनों निज़ाम में सेम था। और क्या है, ज़मीनी महसूल नकद अदा करना पड़ता। तीनों निज़ाम में सेम था। ये निज़ाम कंपनी दोस्त बनाकर उसको जारी करके काश्तकारों पर इस्तेसाल किया। काश्तकारों को इस्तेसाल किया कंपनी वाला। तो ये तीनों में सेम था, यकसानियत है। और क्या है, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ज़मीन को काबिल फ़रोख्त शय के तौर पर, काबिल फ़रोख्त शय, एक्चुअली यहाँ शय, काबिल फ़रोख्त शय के तौर पर बदल दिया। इस तरह से क्या है, ये यकसानियत है। अगर हम फ़र्क को देखें, हाँ, तो देखो फ़र्क क्या है। रैयत और निज़ाम में, ये निज़ाम थॉमस मैनरो ने जारी किया। हाँ, ये निज़ाम मुंबई, आसाम, कोडगू इलाकों में जारी किया गया। ये निज़ाम में क्या है, ज़मीन का मालिक किसान था। और यहाँ पर और एक बात लिख सकते हैं हम, क्या इस निज़ाम में लगान किसान बराह रास्त कंपनी को दिया करता था। कौन से, रैयत वाली निज़ाम में। ये बातें लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं।
और उसके बाद ज़मींदारी निज़ाम। इस निज़ाम को 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने जारी किया, और ये निज़ाम बंगाल, बिहार, उड़ीसा रियासतों में जारी किया गया था। और यहाँ पर ज़मीन का मालिक ज़मींदार था। और यहाँ पर लगान क्या है, ज़मींदार किसानों से लगान वसूल करके कंपनी को दिया करता था। ये निज़ाम में, किस निज़ाम में, ज़मींदारी निज़ाम में। हाँ, उसके बाद महल वाले निज़ाम में 1833 में विलियम बेंटिंग ने जारी किया। ये निज़ाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब रियासतों में जारी किया गया था। यानी आपको शायद क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब रियासत या बंगाल, बिहार, उड़ीसा रियासत, ये कहाँ से है? ये मालूमात हमें क्या है, 7वीं जमात के दरसी किताब में मिलते हैं। इन निज़ामों के मुताबिक उसमें भी बताया गया है। उसको इस्तेमाल करके इन इक्तिसाबी सफ़ात को हम बआसानी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब रियासतों में ये निज़ाम, महल वाला निज़ाम जारी किया है। और महल वाला निज़ाम देखो, ये निज़ाम ज़मींदारी और रैयत वाले निज़ाम का मजमुआ था। यहाँ पर ज़मीन का मालिक किसान था, मगर हकीकी मालिक ज़मींदार ही था। और इस निज़ाम में भी लगान क्या है, उस महल का जिम्मेदार शख्स किसानों से लगान वसूल करके कंपनी को दिया करता था। इस तरह से क्या है, इन तमाम के दरमियान फ़र्क हम जान सकते हैं। तो चलो आगे चलेंगे। सरगर्मी नंबर 2, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। देखो, दिए गए हिंदुस्तान के नक्शे में मद्रास, बंगाल और वस्त हिंदुस्तानी इलाकों की निशानदेही करना है। यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है। नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा। तो इस नक्शे में हम, इस नक्शे में बंगाल, वस्त हिंदुस्तान और मद्रास, इन तीन इलाकों की निशानदेही करना है। इस तरह से क्या है, हम उसकी निशानदेही यहाँ पर रंग भर के कर सकते हैं। ये मद्रास का इलाका है, ये वस्त हिंदुस्तान का इलाका है, और ये क्या है, बंगाल का इलाका है। यहाँ पर बांग्लादेश भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि आज़ादी से पहले वो भी हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था, हिस्सा था। इस तरह से। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म, हम्म, इसके बाद हम, अगली सरगर्मी है, असातिजा की मदद से दिए गए पहनी के नमूने पर गौर करते हुए दिए गए सवालात के जवाब तलाश करके लिखिए। चलो यहाँ पर तीन क्या है, एक दस्तावेजात दी गई है। ये दस्तावेजात एक ज़मीनी दस्तावेजात है, ज़रूरी ज़मीनी दस्तावेजात, इसके बारे में लिखना है। तो चलो यहाँ पर सवालात हैं। देखो, ये पहनी किस मौजू पर है? ये पहनी जायदाद के मुताल्लिक है। पहनी मतलब है दस्तावेजात। ये पहनी का ताल्लुक किससे है? ये पहनी का ताल्लुक ज़मीनी जायदाद से है। इसके तहत मालिक कितनी ज़मीन रखता है, यहाँ पर इसमें क्लियर कट नहीं दिख रहा, तो इस लिहाज से हमारे क्या है यहाँ पर, अ, यहाँ, हाँ, ये लिख सकते हैं 15 एकड़, नहीं लिखा है, कहते 15 एकड़ ज़मीन, 15 एकड़, 15 एकड़ ज़मीन का मालिक है। इस इसके तहत मालिक 15 एकड़ ज़मीन रखता है। उसके बाद अगली सरगर्मी, आपके खानदानों, किसानों और आपके गांव के तलाटी से मुलाकात करके मुख्तलिफ किस्म के ज़मीनी दस्तावेजात इकट्ठा करके फहरिस्त बनाएं। तो यहाँ पर तलाश करने पर हमें 4 किस्म के दस्तावेजात दस्तियाब हैं। तो वो हैं ज़मीन के दस्तावेजात की फहरिस्त। पहली है रहायशी ज़मीनी दस्तावेजात, जो इंसान, जहाँ पर हमारे घर तामीर है, जहाँ पर हम रहते हैं, उसको रहायशी ज़मीनी दस्तावेजात कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सनती ज़मीनी दस्तावेजात, जहाँ पर कारखाने तामीर किए गए हैं, उसको सनती ज़मीनी दस्तावेजात कहा जाता है, कारखानों की ज़मीन को। उसके बाद तिजारती ज़मीनी दस्तावेजात, जो तिजारत की गर्ज से, खरीद और फरोख्त की गर्ज से जो नए प्लाट वगैरह आते हैं, हाँ, तो वो क्या है, तिजारती ज़मीनी दस्तावेजात कहलाते हैं।
اور اس کے بعد زرعی زمینی دستاویزات، جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جہاں کسان اپنی فصل اگاتے ہیں، ایسی زمین کے دستاویزات کو زرعی زمینی دستاویزات کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ چار ہے، اگر آپ کی نظر میں اور ہیں تو کمنٹس کیجیے اور اس کی فہرست بنائیے گا۔ تو چلو اگلی سرگرمی، سرگرمی نمبر 5، آج کل کسانوں کی خودکشی کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں شائع ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے کسی ایک کسان سے ملاقات کر کے معلومات اکٹھا کریں اور اس کو روکنے کے تدابیر بتائیں۔ یعنی کسان کیوں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بحث، کسان کیوں خودکشی کر رہا ہے، اس کی وجوہات جانا ہے، اور ان وجوہات کی بنیاد پر ہم اس کو روکنے کے تدابیر بآسانی بنا سکتے ہیں، جو یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ کسانوں کی خودکشی کو روکنے کے تدابیر، سب سے پہلے ہے فصل بیمہ کے ذریعے کسانوں کی مدد کرنا۔ کسان خودکشی کیوں کرتا ہے، اس کی فصل اگر ختم ہوئی، بارش زیادہ ہو کر یا بارش نہ ہو کر اس کی فصل برباد ہوئی تو وہ نقصان بھی پڑ جاتا ہے اور خودکشی کرتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے، فصل بیمہ کے ذریعے کسانوں کی مدد کرنا، اس سے کیا ہے، وہ اسے کچھ راحت ملتی ہے اور وہ کیا ہے، دوبارہ کاشتکاری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کسانوں کا قرضہ معاف کرنا، یعنی کسان قرضہ کیا ہوتا ہے، اس کی فصل نہ آنے کی وجہ سے یا اس کی فصل کی مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ قرضہ ایسے ہی بڑھتے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، بینک کے والے یا حکومت کے کارندے اس کے قرضہ معاف کرنے سے وہ کیا ہے، خودکشی کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کسانوں کا محصول کم کرنا یا معاف کرنا، کسانوں سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے اس کو معاف کرنا یا کم کرنا، اس سے بھی ہم کیا ہے، ان کی خودکشی کو روک سکتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ ہے کسانوں کے فصل کی مناسب قیمت طے کرنا، یعنی جو کسان آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر کسان فصل اگاتے ہیں لیکن ان کی مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، ان کی فصل کی مناسب قیمت طے کرنا۔ ہاں، تو اس طرح سے کیا ہے، فصل کی مناسب قیمت طے کرنے سے کسان کو کچھ راحت ملتی ہے، اس کا جو خرچ ہوتا ہے فصل کو اگانے کے لیے اتنا اس کو ملنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ خوش ہو کر دوبارہ کاشتکاری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اسے مناسب قیمت نہ ملنے پر کیا ہے، وہ پھر اس کا قرضہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا، اس کی زندگی میں کیا ہے، مشکلات بڑھتے جائیں گی۔ اس لیے کیا ہے، ان کی کسانوں کی اگائی گئی فصل کو مناسب قیمت طے کرنے سے کیا ہے، وہ خودکشی کرنے سے باز آتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کیا ہے، کسانوں کی فصل کی مناسب قیمت طے کرنا چاہیے۔ اگلی سرگرمی کیا ہے، اگر آپ انگریزی دور حکومت میں کسان ہوتے تو کیا کرتے، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور خود کی رائے پیش کریں، یعنی بچوں سے کہیں کہ اگر یہ نظامات جو ہم نے دیکھا، محل والی نظام، زمینداری نظام، رعیت والی نظام، ان نظاموں کے دور حکومت میں اگر ہم ہوتے یا آپ ہوتے، آپ بھی ایک کسان ہوتے تو کیا کرتے، انگریزوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے، کیا لگان دیتے یا نہ دیتے یا ان کے ساتھ جد و جہد کرتے، اس بات کو کیا ہے، بچے اپنے خیالات کا اظہار یہاں پر کرنا ہے، اس لیے میں اس کو خالی چھوڑا۔ تو اس طرح سے کیا ہے، بچوں کی زبانی، بچوں کے خیالات یہاں پر لکھنے کے لیے، قلم بند کرنے کے لیے کہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔